आप सभी को नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आप सबको ये क्लास सुबह 8 बजे अनिवार्य रूप से मिल रही होगी। यदि नहीं मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नियमित क्लास नहीं मिल रही है। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक हमारा संबंधित है एक रैंकिंग से, और इस रैंकिंग का नाम है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे यंग यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। ठीक है, यंग यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, जो रिलेटिवली यदि मैं बात करूँ तो जो नई हैं, जो नवीनतम हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो टाइम्स की तो रैंकिंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसमें टॉप पे जो है, शीर्ष पे जो संस्थान है उसका नाम है नैंगयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नैंगयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। दूसरे स्थान पे जो है इसका नाम है पेरिस साइंसेस। सिर्फ इतना याद रखो, ये संबंधित है फ्रांस से, ये दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरे स्थान पे ये है। तो पहला याद रखना है आपको, नैंगयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है सिंगापुर की, ये टॉप पे है। भारत की अब बात आती है कि इस रैंकिंग में भारत का बेस्ट क्या है। तो याद रखना है, इसमें सबसे टॉप पे आता है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम, ठीक है, जहाँ पे आपको बता दें इसकी ग्लोबली जो रैंकिंग है, वैश्विक स्तर पे जो रैंकिंग है, 81वें स्थान पे है। दूसरे स्थान पे हमारी जो यूनिवर्सिटी आती है इसका नाम है अन्ना विश्वविद्यालय। ये संबंधित है चेन्नई से। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पे जो रैंकिंग इसकी है वो है 96। और तीसरे स्थान पे आती है भारतियार यूनिवर्सिटी, और ये 113वें स्थान पे है, और ये संबंधित है कोयम्बटूर से। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी आपको याद रखने की ज़रूरत है। टाइम्स की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लंदन से ऑपरेट करती है। टाइम्स मैगजीन भी एक निकलती है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो एक तो ये रैंकिंग हो गई। एक दूसरी रैंकिंग है जिसको आपको याद रखना है। इस रैंकिंग का नाम है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें या CWUR की बात करें, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें पहले स्थान पे जो है ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और आप जानते हैं भारत में यदि हम बात करें, टॉप पे कौन आ गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत में इसमें जो टॉप पे है वो है IIM अहमदाबाद। वैश्विक स्तर पे 410वां स्थान इसका है, 410वां स्थान है वैश्विक स्तर पे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। IIM अहमदाबाद 410वें नंबर पे है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखना है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें भारत के IIM अहमदाबाद का नंबर आता है टॉप पे, जो कि वैश्विक स्तर पे 410वें नंबर पे हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं, जैसे
जब भी रैंकिंग की बात आती है इस तरह की, विशेष रूप से NIR नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो भारत का एक संस्थान है जिसकी चर्चा हमेशा होती है, IIT मद्रास की। तो IIT मद्रास से जुड़े हुए मैं कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। जैसे IIT मद्रास की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं न्यू मोशन। न्यू मोशन नामक कंपनी पूर्व में भी मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने बनाया है न्यू स्टैंड, ठीक है। और न्यू स्टैंड जो है, इसकी यदि हम बात करें तो कस्टमाइजेबल इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाते हैं, मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए ये व्हील चेयर तैयार करती हैं। और ऐसी व्हील चेयर होती है जिसपे सिर्फ व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता, बल्कि इसके सहारे व्यक्ति खड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी चेयर बनाती है जिसका नाम इन्होंने रखा नियो स्टैंड। और किस कंपनी ने बनाया? न्यू मोशन नामक कंपनी ने बनाया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे IIT मद्रास के बारे में भी आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि एक इंस्टीट्यूट है, ये आपको पता होगा, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। एक फैक्ट और याद कर लीजिएगा पहले, फिर मैं आपको बात कर एक्सो रिहैब। एक्सो रिहैब जो है ये IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको आप बोलते हो, IoT इनेबल्ड व्हील चेयर डिवाइस है। विशेष रूप से स्ट्रोक के जो रोगी होते हैं, स्ट्रोक रोगियों को सर्जरी के बाद ठीक होने में ये मदद करेगा। और इसकी जो कीमत है वो शुरुआती कीमत 85,000 रुपये बताई गई है। ये दिमाग की नसों में कुछ फंसने पर, आप जानते हैं स्ट्रोक का मतलब क्या है, दिमाग की नसों में कुछ फंसने पर दिमाग तक जब खून नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ पे स्ट्रोक की समस्या देखने को मिलती है। और एक्सो रिहैब की जब हम बात करते हैं, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है IIT ने। इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये संबंधित कहाँ से है? ये संबंधित है बेंगलुरु से। तो इस संस्थान ने इसको बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम मेडिकल सेक्टर की बात करने लगे हैं, जैसे हमने एक्सो रिहैब देखा कि भैया ये स्ट्रोक के जो रोगी हैं उनको मदद करेगा, तो मेडिकल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि एक वैक्सीन अभी बनाई गई है जिसका नाम है टैक 003। टैक 003 किसकी वैक्सीन है? तो याद रखना है, टैक 003 डेंगू की नई वैक्सीन है। डेंगू की नई वैक्सीन है जिसका नाम है टैक 003। और डेंगू की इस वैक्सीन को मैं बात करूं तो इसको WHO ने अप्रूव कर दिया है। WHO ने इसको अप्रूव कर दिया है। और डेंगू की यदि हम बात करते हैं तो डेंगू जो है ये डेंगू वायरस से फैलता है। और डेंगू वायरस का जो वाहक होता है वो होता है एडीज इजिप्टी मच्छर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडीज इजिप्टी जो मच्छर है वो डेंगू का वाहक होता है, ये आपको याद रखना है। और टैक 003 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बता दें कि जापान की एक कंपनी है, जापान की एक कंपनी है जिसने इसको बनाया है, जिसका नाम है टकेडा फार्मा। टकेडा फार्मा नामक कंपनी ने इसको बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या डेंगू की इससे पहले भी कोई वैक्सीन थी? जी हाँ थी। कौन सी? उसका नाम था डेंगवैक्सिया। मैंने आपको बताया है लगभग 1 साल पहले डेंगवैक्सिया। और आपको बता दें कि डेंगवैक्सिया और एक और था CYD-TDV, ये भी डेंगू की वैक्सीन थी। इसको बनाया था फ्रांस की एक कंपनी ने जिसका नाम था सनोफी पास्चर। क्या नाम था? सनोफी पास्चर नामक एक कंपनी ने बनाया था और ये फ्रांस की कंपनी थी। तो अब डेंगू की 3 वैक्सीन याद रखना है, डेंगवैक्सिया, CYD-TDV और टैक 003, ये भी डेंगू की ही वैक्सीन है। इसके साथ साथ कुछ और जब मेडिसिन की बात हो रही है तो आपको बता दें, मेलानोमा के बारे में आपने सुना होगा। मेलानोमा को बोलते हैं त्वचा का कैंसर, ठीक है। त्वचा का कैंसर इसको बोलते हैं मेलानोमा। और त्वचा के कैंसर की भी एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है V940। इसको बोलते हैं mRNA 4157।
V940 या mRNA4157, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा की भी एक वैक्सीन आई है जिसका नाम है EUVICOL इविकोल 5, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको साउथ कोरिया की एक कंपनी ने बनाया है, ठीक है, साउथ कोरिया की एक कंपनी ने इसको तैयार किया है। और कॉलेरा की जब बात करते हैं तो आपको याद होगा विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए और वो सारा आपको कैच करने की ज़रूरत है। अगला जो टॉपिक है आपका, टॉपिक संख्या 2 में हम पहुंच रहे हैं। और टॉपिक संख्या, क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ा सब एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ था, रिलेटेड था, तो टॉपिक संख्या 2 में हम आते हैं। और टॉपिक संख्या 2 में एक स्थान की हम चर्चा करते हैं जिसका नाम है नियोमा। नियोमा एक स्थान है और आपको बता दें नियोमा क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ये एयरफील्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये संबंधित कहाँ से है? ये है लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे दुनिया के 2 सबसे ऊंचे टैंक मरम्मत केंद्र बनाए गए हैं। टैंक मरम्मत केंद्र बनाए गए हैं। विश्व के सबसे ऊंचे 2 टैंक मरम्मत केंद्र जो हैं वो लद्दाख में बनाए गए हैं, नियोमा नामक स्थान में बनाए गए हैं। लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थान आपको देखने को मिलता है। और टैंकों की जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा K9 वज्र के बारे में, जिसको बनाया था L&T ने हजीरा में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक मरम्मत केंद्र जो है वो लद्दाख से संबंधित है, 14,500 फीट की ऊंचाई पे है और नियोमा नामक स्थान पे है। लद्दाख की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा नीमू पदम दारचा, नीमू पदम दारचा के बारे में। नीमू पदम दारचा 298 किलोमीटर लंबी रोड है, आप जानते हैं। नीमू पदम की जब बात करते हैं तो ये लद्दाख को जोड़ता है किससे? ये लद्दाख को जोड़ता है हिमाचल से। ये दोनों स्थान हैं लद्दाख में। दारचा जो स्थान है ये पड़ता है हिमाचल में। तो ये भी एक आप कह सकते हो सड़क बनाई गई है। और जो अभी तक मनाली लेह हाईवे हुआ करता था, ये मनाली लेह हाईवे के विकल्प के रूप में काम करेगी, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। और सिंकुला सुरंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिंकुला सुरंग के बारे में। तो सिंकुला सुरंग की जब बात करते हैं तो इसी रोड पे है और ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। 16,558 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे एक पास भी देखने को मिलता है जिसका नाम है होम बाटिंगला पास। और होम बाटिंगला पास जो है ये भी लद्दाख से संबंधित है। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने सेल्फी पॉइंट बनाया है और इसी को लेकर के ये चर्चा में है। होम बाटिंगला पास लद्दाख से संबंधित है, जहाँ पे इंडियन आर्मी में जो है वो सेल्फी पॉइंट बनाया है। इसके साथ साथ आपको बता दें पैगोंग लेक के बारे में सुना होगा। पैगोंग सो लेक के बारे में आपने सुना होगा। इस लेक का 2/3 हिस्सा चाइना में पड़ता है और 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिया में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक मैराथन का आयोजन किया गया, इसका नाम रखा गया टीस्टर्न मैराथन और ये यहाँ से संबंधित है। तो स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, THEASTRUN, टीस्टर्न मैराथन। इसका संबंध जो है वो यहीं से है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि सिरिन हेक्साड्रोन, जब हम डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें सिरिन हेक्साड्रोन नामक एक मशीन गन से लैस जो आपका हेक्साकॉप्टर ड्रोन है, इसको तैयार किया गया है। और इसको तैयार किया है इकरैन एरोस्पेस ने। ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि सिरिन नामक एक ड्रोन, हेक्सा ड्रोन है, मशीन गन भी ले जा सकता है, इसको तैयार किया है
इकरान एरोस्पेस ने, और ये IAATPL पुणे द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सिरिन हेक्साड्रोन को किसने विकसित किया है? इकरान एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड या IAATPL पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक गाड़ी का भी निर्माण हुआ था जिसका नाम था अश्वा, ASHVA। अश्वा नामक ये जो विशेष गाड़ी थी, ये दुर्गम स्थानों पर चलने की योग्य वाहन है, और इसको जो है एथ्रॉन नामक कंपनी ने विकसित किया है। एथ्रॉन नामक कंपनी ने अश्वा नामक गाड़ी विकसित किया है, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर यदि हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने अद्भुत नामक गाड़ी का भी नाम सुना होगा, जो विशेष रूप से इंडियन आर्मी के लिए तैयार की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आते हैं हम फैक्ट संख्या 3। फैक्ट संख्या 3 की बात करते हैं तो हम बात करने जा रहे हैं IPE, मतलब भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान की हम बात कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, और भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान जो कि विशाखापट्टनम में केंद्रित है, इन्होंने नदी के गंदे पानी विशेष रूप से मटमैले पानी जो बारिश के कारण हो जाता है, जब नदियां कटान करती हैं अत्यधिक मात्रा में, तो उसको साफ करने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तरीका इन्होंने निकाला है। और ये जो पर्यावरण अनुकूल तरीका है, ये मानसून में नदी के पानी को मटमैला करने से रोकेगा, और इसको तैयार किसने किया? भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान ने। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है फतेह नामक, आपने सुना होगा फतह। ये फतह 2 की यहाँ पे चर्चा हो रही है। फतह 2 है क्या? आपको बता दें कि ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। क्या है? गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, और इस रॉकेट सिस्टम की जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर। ये जो रॉकेट है, विशेष रूप से यदि मैं बात करूं, ये जो विशेष रूप से रॉकेट है, ये संबंधित है पाकिस्तान से। तो इसको डेवलप किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने इससे पहले फतह 1 को डेवलप किया था, जिसकी मारक क्षमता थी 140 किलोमीटर। फिर इन्होंने फतह 2 को डेवलप किया, जिसकी मारक क्षमता है 400। फिर इनका कार्यक्रम है फतह 3 को डेवलप करने का, जिसकी मारक क्षमता होगी 450 किलोमीटर। फिर इसके बाद बात आती है फतह 4 की, जिसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर। इसको पाकिस्तान डेवलप करेगा। और ये सरफेस टू सरफेस ऑल वेदर मिसाइल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सॉलिड फ्यूल का इसमें इस्तेमाल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको यह भी बता दूं कि पिछले दिनों मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो है वो चीन से 8 हैंगोर श्रेणी, हैंगोर जो क्लास है, हैंगोर श्रेणी की जो सबमरीन है वो ले रहा है, ये आपको पता होगा। और हैंगोर नाम हमने आपको बताया था कि ये रखा गया था PNS हैंगोर से, और PNS हैंगोर इनकी एक पनडुब्बी थी, जिसका प्रयोग 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने INS खुकरी को डुबोने में किया था, INS खुकरी को नष्ट करने में किया था। और उसी के नाम पे ये 8 नई सबमरीन बना रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसमें इनका मित्र देश चाइना कर रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक एक्सरसाइज की, एक अभ्यास की। अगला जो टॉपिक है आपका, वो बात होती है एक एक्सरसाइज की, जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इंडिया प्लस USA के बीच की एक्सरसाइज, पहली चीज़। और ये हुई कहाँ पे? ये हुई ईस्टर्न सी बोर्ड। ईस्टर्न सी बोर्ड का मतलब अमेरिका का मैप कुछ इस तरह से देखते हो आप, तो इनका जो पूर्वी तट है वहाँ पे ये देखने को मिला, उसको ये बोलते हैं ईस्टर्न सी बोर्ड। वहाँ पे ये अभ्यास हुआ। ये अभ्यास है क्या? टाइगर ट्रायम्फ, ये आपको पता होना चाहिए कि
यहाँ पे दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो भाग लेती हैं, उनका एक जॉइंट वेंचर है जो इस अभ्यास को करता है। इसके साथ साथ एक अभ्यास और आपको याद रखना है, तर्कस अभ्यास। तर्कस अभ्यास अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, ये भी अमेरिका और यूएसए के बीच है। विशेष रूप से ये जो अभ्यास है ये आतंकरोधी अभ्यास है। ठीक है, क्या है ये आतंकरोधी अभ्यास है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो 7वां संस्करण है उसका आयोजन कोलकाता में किया गया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एनएसजी जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने भाग लिया था। एनएसजी को हम ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन एनएसजी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में इनको MP5 गन्स मिली है, और ये जो MP5 गन्स है ये जर्मनी द्वारा निर्मित है, जो अभी हाल ही में ब्लैक कैट्स या इनको दी गई है। इसके साथ साथ एक और अभ्यास याद रखिएगा जिसका नाम है सी डिफेंडर्स। और सी डिफेंडर्स नामक भी सैन्य अभ्यास हम यूएसए के साथ करते हैं। विशेष रूप से ये तट रक्षक बल जो हैं, कोस्ट गार्ड जो हैं, उनका अभ्यास है और पोर्ट ब्लेयर में ये शुरू हुआ था। तो सी डिफेंडर्स, तर्कस और टाइगर ट्रैम्प 3 प्रमुख अभ्यास हमने देखा कि जो हम यूएसए के साथ करते हैं। यूएसए के साथ और एक युद्ध अभ्यास हम करते हैं जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज भी हम यूएसए के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आज के लास्ट टॉपिक की, 5वां टॉपिक आज का। और आज का 5वां टॉपिक जो आपको बताता है ये विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट और भारतीय साइबर समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर समन्वय केंद्र की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट और भारतीय साइबर समन्वय केंद्र ने मिलकर ब्लैकमेल, जबरन वसूली, याद रखना है, जबरन वसूली, ब्लैकमेल या ऑनलाइन जो ठगी हो रही है, ऐसे में शामिल स्काइप एक वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर है, आप जानते होंगे, तो ऐप है। तो स्काइप जो ऐप है, जो कि एक वीडियो कॉलिंग ऐप है, इसमें जो 1000 से अधिक फर्जी आइडियाँ थी जो विशेष रूप से ब्लैकमेल या जबरन वसूली में काम लाई जाती थी, उन स्काइप्स की आईडी को इन्होंने जो आप कह सकते हो ब्लैकमेल करने वाली, जबरन वसूली करने वाली इन आईडी को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, इसको प्रतिबंधित कर दिया है, ये याद रखना है। तो ये कार्यक्रम किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट और भारतीय साइबर समन्वय केंद्र ने मिलकर किया। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें एक फैक्ट कि एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती जो गांव हैं उनका हम आप कह सकते हैं कि अवसंरचना विकास में सुधार कर रहे हैं और इसको गृह मंत्रालय चला रहा है। ठीक है, अब आज के लिए आपसे मैं एक होमवर्क पूछ रहा हूँ। होमवर्क आज आपका इस सेक्शन के अंतर्गत जो आपका होमवर्क है वो यही है कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत पहले इसकी चर्चा हमने किया था। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर